वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि रोज का प्रोडक्शन कैसे 40% तक हम बढ़ा सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट भी किया है। मुझे 22 साल का अनुभव है एग्रीकल्चर की फील्ड में। मैं उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी में हम 130 से ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ज्यादा डिटेल्स के आप हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com पे देख सकते हैं। इन 22 सालों में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है। मेरा फोकस नॉर्मली फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा रहा है। बनाना, पपाया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी हूँ। आई एम जम्मू और ईडीआई में। मेरी एक दूसरी कंपनी भी है, ट्रीज वाले टेक्नोलॉजी एलएलपी, जिसके अंदर हम लोग मियावाकी फॉरेस्ट बनाते हैं, ट्री सप्लाई करते हैं, ट्री ट्रांसप्लांटेशन, लैंडस्केपिंग डेवलप करके देते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.treeswale.com पे देख सकते हैं। दोनों कंपनी हमारी सूरत स्थित है। प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए रोज की हम जो इस प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं कि क्या क्लाइमेट चाहिए, क्या सॉइल चाहिए, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, सॉइल का बेड का प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे बुआई करनी है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, क्या स्पेशल केयर लेनी है, इंटर कल्टीवेशन, वाटर मैनेजमेंट, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग और रीड के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट ग्रोथ को ज्यादा सनलाइट चाहिए, भेज चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। 15 से 28 बीच के का आदर्श टेम्परेचर होता है, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन है इंडिया की, और वहाँ पे सूटेबल है। 15 डिग्री के नीचे भी रोज को उगाया जा सकता है, लेकिन दो फ्लश के बीच का जो गैप रहता है वो लंबा हो जाता है। जब टेम्परेचर 30 के ऊपर हो जाता है तो तो भी रोज को कल्टीवेशन किया जा सकता है, कि प्रोवाइडेड कि ह्यूमिडिटी ज्यादा मेंटेन की जाए और इवेपोरेशन को स्लो डाउन किया जाए। ये नॉर्मली कंट्रोल्ड ग्रीन हाउसेस के अंदर पॉसिबल रहता है, और ओपन फील्ड में जहाँ पे भी ये कंडीशन हो वहां पे अपने ये काम अपने कर सकते हैं। लाइट की रिक्वायरमेंट तो मिनिमम अच्छी ईल्ड के लिए 12 घंटे के लाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर लाइट की रिक्वायरमेंट 12 घंटे से कम रहती है, खास करके फ्लावरिंग के समय, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ फ्लावर्स कम हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी भी घट जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जो प्ले करता है, ह्यूमिडिटी है, और उसका रोल, उसका इफेक्ट रहता है पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट, जिसका पेस्ट और डिजीज के ऊपर, जो कि ग्रोथ और फ्लावरिंग में के ऊपर भी इफेक्ट करती है। जैसे मैंने आगे बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करता है खास करके पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट और ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए, वो है ह्यूमिडिटी। जो डिजीज आती हैं उसके अंदर, और उसका रिलेशन भी रहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कंपेयर टू कैसे ह्यूमिडिटी एक दूसरे के साथ में कंपेयर रहती है अलग अलग समय के दरमियान। सॉइल कंडीशन, सॉइल कंडीशन में नॉर्मली रोज को जो पानी जल्दी छोड़ देती हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और जिसमें बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट हो, और ऑक्सीजन अंदर अच्छी तरह जा सके, वो प्रीफर की जाती है। गोबर खाद या कंपोस्ट का ऐड किया जा सकता है सॉइल को रिच बनाने के लिए। बहुत सारे ग्रोअर बहुत हाई परसेंटेज का, अप टू 30% का ऑर्गेनिक मैटर प्रेफर करते हैं, खास करके टॉप पहले ऊपर के 30 सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि उसकी जड़ें, आगे जड़ों के बारे में बताएंगे। और गुलाब को उगाने के लिए जो सॉइल की पीएच रेंज चाहिए वो 6 से 6.5 है। सॉइल ऊपर का लेयर जो रहता है वो लूज रहनी चाहिए, और उसके हर 4 से 6 महीने ये प्रक्रिया करने की जरूरत होती है, नहीं तो सॉइल हार्ड बन जाने की चांसेस रहते हैं, और उसको लूज करने की जरूरत रहती है एफिशिएंट इरिगेशन के लिए, ताकि फ्लावर की यील्ड एकदम अच्छी आ सके। प्रपोगेशन, नॉर्मली गुलाब को अलग अलग तरह से प्रोपोगेट किया जाता है, या सीड से, लेयर से, टी बडिंग से, और कटिंग से। टी बडिंग या टी बडिंग जिसको बोलते हैं, वो बेस्ट मेथड रहता है प्रोपोगेटिंग के बारे में। टी बडिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको टी बडिंग करने से पहले एक आपको सूटेबल रूट स्टॉक, कौन सा रूट स्टॉक होना चाहिए वो आपको तय करना होता है।
बहुत सारे अलग-अलग रूट स्टॉक अवेलेबल हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए। एडवर्ड रोज़ जो है वो नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर रूट स्टॉक है और साउथ इंडिया के लिए रोज़ा मल्टीफ्लोरा नाम का जो रूट स्टॉक है वो ज़्यादा पॉपुलर है। बडिंग के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो स्टॉक की तैयारी, दूसरा राइट बर्ड का सिलेक्शन और तीसरा रहता है कि बर्ड को स्टॉक के साथ में मिलाना, इंसर्शन उसके अंदर डाल देना। एक हेल्दी स्टेम ली जाती है पेंसिल की साइज थिकनेस की, जो सिलेक्ट की जाती है बर्डिंग के लिए और बाकी सब ब्रांचेस को निकाल दिया जाता है। जो बर्ड रहता है उसको अराउंड ग्राउंड लेवल से 5 से 6 सेंटीमीटर के ऊपर उसको उसके अंदर डाला जाता है। अ, उसका जो अगला स्टेप रहता है कि जब बर्ड्स के छोटे-छोटे वेजिटेटिव ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, तो उसकी स्वेलिंग मतलब फुलावट आती है वहाँ से जहाँ से नया शूट डेवलप हो रहा होता है। जो बर्ड होता है वहाँ से छोटा-सा वुड का पीस स्टेम से ले लिया जाता है। खास करके शील्ड के शेप का वो जो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है लंबाई में, एक धार वाले चाकू के साथ में। वुड का वो पोर्शन वहाँ से निकाल दिया जाता है और एक टी शेप का कट अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लंबा स्टॉक के अंदर बनाया जाता है और उसके अंदर बर्ड को अंदर डाल दिया जाता है। जो बर्ड बर्ड जो होता है, जो लगाया जाता है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होना चाहिए। उसके बाद में जो स्टॉक को उसको बर्ड को उसको टेप के साथ में बाँध दिया जाता है। जो बर्ड का जो स्टॉक के साथ का यूनियन जो है वो 3 से 4 महीने लगते हैं। अराउंड 6 महीने के बाद में जो बडेड प्लांट होता है वो ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़मीन की तैयारी। ज़मीन को एकदम भरभरी और एकदम फाइन बनाने के लिए पहले प्लाउइंग किया जाता है, फिर होइंग हैरो लगा के होइंग किया जाता है। अराउंड 4 से 6 वीक्स पहले प्लांटिंग से बेड का प्रिपरेशन कर दिया जाता है। रोज़ कल्टीवेशन का बेड बनाने के लिए अराउंड 2 टन अच्छी तरह से कंपोस्ट किया हुआ गोबर खाद लिया जाता है। 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाली जाती है बेड के अंदर। आगे पूरा कितने एकड़ में कितना रहेगा पूरा डिटेल में आगे आ जाएगा। उसके लेवलिंग ऑपरेशन किया जाता है ताकि बेड का फॉर्मेशन एकदम यूनिफॉर्म हो। अ, बेड के ऊपर गुलाब उगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है इंस्टेड के वो खड्डे के अंदर आपको बनाएँ। उसका मेजर रीज़न ये रहता है कि वेप्सा कंडीशन बहुत जल्दी आ जाती है दोनों से और ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेड की प्रिपरेशन, बेड नॉर्मली 1 से डेढ़ मीटर, 1.6 मीटर चौड़ा होता है। 30 से 40 सेंटीमीटर मीटर लंबा रखा जा सकता है। उसकी जो हाइट रहती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर या 30 से 40 सेंटीमीटर उसकी हाइट रखा जा सकता है और 0.5 से 0.75 मीटर का अंतर 2 बेड के पे रखा जाता है। ये सब अंतर का डिफरेंस है, आगे अगली स्लाइड में मालूम पड़ेगा। जो हम बेड बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं पेस्चराइज़ किया जाता है, मतलब कि उसको जीवाणु मुक्त किया जाता है स्टीम की ट्रीटमेंट देके 70 टू 100 डिग्री सेंटीमीटर के से स्टीम देकर, या फिर आप केमिकल ट्रीटमेंट से भी उसको पेस्चराइज़ कर सकते हैं। या मिथाइल ब्रोमाइड है, 20 से 25 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 24 से 48 घंटे के लिए, या फॉर्मूलिन ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलिन का हैंडलिंग बहुत मुश्किल रहता है। अराउंड 7 से 10 लीटर प्रति 100 स्क्वायर मीटर पे, या बहुत आसानी के साथ में हमारा उत्कर्ष का सिल्वर H2O2 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी इसका क्या बोलते हैं, इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। या फिर बेसामेट है जो डेज़ोमेट नाम के नाम से मिलता है, 30 से 40 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप ओपन कंडीशन में कर रहे हैं तो किस तरह का रेशियो फर्टिलाइज़र होगा? अराउंड जैसे आगे बताया 4 से 5 बार प्लाउ करने की ज़रूरत है मई महीने में और 15 दिन तक उसको खुले रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में खड्डे वाले सिस्टम से कर रहे हैं तो आप 45 बाय 45 बाय 30 सेंटीमीटर का खड्डा बना सकते हैं। 15 दिन के धूप लगने के बाद में उसको जो नीचे का रेशियो है उसमें आप भर सकते हैं। यही सेम चीज़ आप गमले के अंदर भी कर सकते हैं। ये खास चार्ट बताने का रीज़न ये है, बहुत सारे हॉबिस्ट लोग, सिटी वाले लोग
हॉबी के अंदर करते हैं, तो उसमें आप 40% सॉइल लीजिए, गोबर खाद 40% लीजिए, पत्तों का जो कंपोस्ट रहता है जिसको लीफ मोल्ड कंपोस्ट बोलते हैं वो 10% लीजिए। ऑयल केक जो रहते हैं, मतलब कि कैस्टर केक, नीम केक, बोन मिल, ये 10% लीजिए। अराउंड 25 ग्राम यूरिया लीजिए, 100 ग्राम जितना सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम जितना सिंगल सल्फेट ऑफ पोटाश। ये आप गमले का साइज ये 45 सेंटीमीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं, और इतना इस प्रोपोर्शन के अंदर आप पूरे गमले को भर दीजिए, या खड्डे के अंदर ये डाल दीजिए। स्पेसिंग जैसे आगे बताया है कि 0.75 मीटर दो खड्डों के बीच में या दो रो के बीच में रहेगा, और वही डिस्टेंस अपने दो रो के बीच में अगर लो डेंसिटी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो अराउंड 7,000 प्लांट प्रति एकड़ आएंगे। जैसे बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर मीटर के अंदर 1.73 प्लांट्स आएंगे। अगर आप ग्रीन हाउस में कर रहे हैं, बहुत हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं, तो 28,000 प्लांट प्रति एकड़ में 4 गुना ज्यादा आते हैं, तो अराउंड 7 प्लांट प्रति स्क्वायर मीटर में आते हैं। स्टैंडर्ड रोज जो प्लांट किया जाता है वो 90 से 100 सेंटीमीटर के अंतर पे किया जाता है। जो जो पौधे लगाए जाते हैं वो पहले खाद को 1 वीक पहले भर दिया जाता है, और उसके 7 दिन के बाद में उसे लगाया जाता है। अब आप किस पर्पज से आप प्लांटेशन कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के आपको प्लांटिंग डिस्टेंस करना है। कट फ्लावर के लिए कर रहे हैं तो 60 बाय 30 सेंटीमीटर, नॉर्मल स्पेसिंग जो रहता है वो 60 बाय 60 रहता है। कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए ऊपर बताया मैंने 60 बाय 30 सेंटीमीटर। ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं तो 2.5 मीटर बाय 0.5 मीटर। बहुत बहुत फास्ट ग्रोइंग जो अगर कल्टीवर्स रहते हैं उनको आप बहुत नजदीक नजदीक लगा सकते हैं, 60 बाय 75 सेंटीमीटर या 75 बाय 75 सेंटीमीटर। पॉलियंथेस के अंदर 45 सेंटीमीटर, मिनिएचर्स के लिए 30 सेंटीमीटर, और क्लाइंबिंग जो क्लाइंबिंग टाइप होते हैं उसको 3 मीटर। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए आप किस तरह से यूज करने वाले हैं उसको ध्यान में रख के भी आप इसका डिस्टेंस तय किया जाता है। प्लांटिंग नॉर्मली 6 से 18 महीने ओल्ड बडेड प्लांट का प्लांटिंग किया जाता है मई जून के दरमियान। जैसे आगे बताया कि सॉइल लूज होनी चाहिए और ह्यूमिड होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा गीली या बहुत ज्यादा मतलब मॉइस्चर बहुत ज्यादा पानी से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। प्लांटिंग को 2 रो सिस्टम में कर सकते हैं, जिसमें कि 2 रो साथ में रहती हैं, मतलब और हर कंपार्टमेंट में 6.4 मीटर का कि 6 रोज का प्लानिंग किया जा सकता है। डिस्टेंस दो एक रो के अंदर डिपेंड करता है, 15 से 20 सेंटीमीटर का हो सकता है। इस तरह से अगर हम प्लांटिंग करते हैं तो 7 से 8 प्लांट पर स्क्वायर मीटर आएंगे। ये बहुत क्लोज प्लांटेशन, इसमें 28,000 के आसपास प्लांट्स प्रति एकड़ आते हैं। जो कुछ भी टूटा हुआ डाली हो या खराब पत्ते हो तो उनको तुरंत दूर कर देना चाहिए प्लांटिंग के बाद में। रोज को कम से कम 8 घंटा डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। बेस्ट सीजन सितंबर से अक्टूबर भी कहा जाता है। अगर आप डिपेंड करता है आपके कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, और आपको 8 घंटे का सनलाइट मिलना चाहिए। दूसरा, रोज को रेगुलरली ट्रिमिंग और कटिंग की जरूरत रहती है। और दूसरा, जैसे आगे बताया कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए रहता है, खास करके ऊपर के लेयर में 30 सेंटीमीटर के लेयर में, और कुछ फर्टिलाइजर दिया जाता है प्लांटिंग के टाइम पे, वो अपने भी देख लेते हैं। रेगुलर प्लांटिंग आगे हमने प्लांटिंग के टाइम का देख लिया, अब हम रेगुलर प्लांटिंग के टाइम पे कैसा फर्टिलाइजर चाहिए रहेगा वो अब देख लेते हैं। प्रूनिंग के समय खास ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने की जरूरत रहती है। उसके साथ में आप गोबर खाद है, लीफ मोल्ड है, ऑयल केक्स जो नाइट्रोजन के अच्छे सोर्स हैं उनको भी ऐड किया जाता है। एक रोज मिक्स भी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर नीम केक 5 किलो लीजिए, बोन मिल 5 किलो लीजिए, अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर आता है वो 2 किलो लीजिए, अमोनियम सल्फेट 1 किलो लीजिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 किलो लीजिए, और सल्फेट ऑफ पोटाश 1 किलो। ये एक पूरा का पूरा इसको रोज मिक्स का प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है इसका 100 ग्राम आपको हर प्लांट को देना है हर एक प्रूनिंग से पहले। चिलेटेड कंपाउंड जो अगली स्लाइड के अंदर मैं बताऊंगा, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज मार्केट में मिलता है, जो हमारा कॉम्बिडू के नाम से आता है, उसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लावरिंग आता है। इन जनरल अपने बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो 20 से 30 ग्राम यूरिया चाहिए एक प्लांट को, 30 से 50 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 20 से 30 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश। ऑयल केक्स आधा से 1 किलो 2 से 3 स्प्लिट में चाहिए रहते रहे। मैंने अभी जो बताया कि
माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जो चिलेटेड फॉर्म में है, ये हमारा कॉम्बी 2 है जिसमें 6 के 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। इसके साथ में फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का भी रिकमेंडेशन है, एजोस्पेरिलियम और उत्कर्ष फॉस्फोवेक्टर का 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्लांटिंग के समय उसके आप 100 किलो गोबर खाद के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं। अभी मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ। जो भी रिकमेंडेशन है वो एक चार्ट के फॉर्म में हमने बना दिया है। जैसे बेसल डोज देखा गया तो जो अपने प्रपोर्शन लेना है गोबर खाद का, सॉइल का, लीफ मोल्ड का, वो आ गया। फिर माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स के अंदर जो मैंने बताया गया, एजोस्पिरिलोस भी आ जाएगा, एजोस्पिरिलियम भी आ जाएगा, फॉस्फोरेटिक बैक्टीरिया भी आ जाएगा और बहुत सारे तरह के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब भी आ जाएंगे। साथ में आपको वैम लेना है, ये दोनों ड्रेंचिंग के स्वरूप में आप दे सकते हैं। फिर स्टेम फॉर्मेशन के लिए हॉर्स पावर, स्ट्रेस फ्री और रूट्स मल्टीप्लायर लेना है। मेन स्टेम का इलोंगेशन के लिए प्राइमोल, स्ट्रेस फ्री, कॉम्बी 2 का स्प्रे लेना है। और हर 3 महीने के बाद में, जैसे आगे बताया है, कंपोस्ट, यूरिया, डीएपी और एसओपी 6 से 8 ये देना है हर 3 महीने सॉइल के अंदर। साथ में उसी समय हमें ड्रेंचिंग करना है हॉर्स पावर, स्ट्रेस फ्री, रूट्स मल्टीप्लायर का, ताकि रूट फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा है। बर्ड डेवलपमेंट के समय स्प्रे लेना है बीम प्लस, हॉर्स पावर, एफ प्लस का। फुल ब्लूम के लिए जब पूरा का पूरा बहुत सारी क्वांटिटी में गुलाब अगर आ जाता है तो उस समय आपको बीम प्लस, हॉर्स पावर और एफ प्लस का स्प्रे लेना है। और साइज और क्वालिटी के लिए 13045 एपेनास और बीम प्लस का स्प्रे लेना है। अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स के अंदर एफिड, व्हाइट फ्लाई के अंदर बायोक्लीन शिप, मतलब ये अपने अगली स्लाइड में आ जाएगा बाद में जब मैं इंसेक्ट मैनेजमेंट का लूंगा। जो फर्टिलाइजर मैंने बताया ये 0050 हमारा है, कॉम्बी सॉइल, जो 6 के 6 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाएंगे इसके अंदर, 5 तरह के माइक्रोज, एमोजेल, हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री, प्राइमोल, कॉम्बी 2 स्ट्रेस फ्री। ये स्प्रे के लिए जो मैंने अभी आपको शेड्यूल में बताई है, हमारा फर्टिलाइजर का शेड्यूल है जो उसको आपको हर 3 महीने के हिसाब से उसको फॉलो करना रहेगा। इसके अलावा कुछ रिसर्च के हिसाब से प्लांट ग्रोथ रिमोट रेगुलेटर के बारे में बताया गया है कि GA3 250 ppm के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं फ्रेशिंग के समय। ये हमारा जो हमारा भीम प्लस है वो उसके अंदर GA3 बराबर आ जाएगा। इसकी वजह से लेंथ अच्छी बनती है, शूट भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शूट्स पर प्लांट भी बढ़ जाते हैं, अर्ली फ्लावरिंग भी अच्छी आती है इसकी वजह से। इसलिए हमने 2 से 3 बार भीम प्लस को करने का बोला है। फिर दूसरा CCC जो केम क्लोरेट क्लोराइड बोलते हैं, उसको 3% के हिसाब से आपको लेना होता है। वो एक ही BSF कंपनी का ही आता है। उससे नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ता है और फ्लावरिंग भी अच्छी आती है और साइज भी अच्छा मिलता है। अब हम देखेंगे इरिगेशन के बारे में। अक्टूबर से लेके मार्च तक नॉर्मली अगर आप फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो 2 बार देने की जरूरत रहती है। अप्रैल से जून के अंदर 3 बार वीक में देने की जरूरत रहती है। बरसाती समय जब बरसात अगर रेगुलर आ रही है तो इरिगेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। इरिगेशन इस तरह से देना है कि आपको वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म वाटरिंग के लिए 3 से 4 वीक तक एकदम यूनिफॉर्म वाटरिंग चाहिए। ड्रिप से अगर पानी दे रहे हैं तो हर प्लांट को 1 लीटर पर डे पर प्लांट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे अनुभव के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का रिकमेंडेशन है। इसकी वजह से फर्टिलाइजर भी एकदम बराबर जाता है, पानी भी एकदम बराबर जाता है। अगर हम पानी डायरेक्टली पॉटिंग मिक्स के अंदर देते हैं तो प्लांट को खुद वेट, प्लांट खुद गीला नहीं होता है, इसकी वजह से डिजीज नहीं आती है। जो ड्रिपर की लाइन जाती है इरिगेशन सिस्टम के अंदर वो ग्राउंड के ऊपर रखी जाती है 2 रो के बीच में। इसकी वजह से ड्रिप लाइन जो रहती है वो खाली रहती है और मतलब पानी का जो टेम्परेचर रहता है वो भी लो रहता है, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर की साइड नहीं रहती, वो नीचे की साइड रहती है। और डायरेक्ट सनलाइट नहीं वजह की वजह से पाइप गर्म नहीं होती और पानी भी कम मेंटेन रहता है। नॉर्मली जो ड्रिपर लिया जाता है वो 2 लीटर प्रति आवर का लिया जाता है, ताकि कंजेशन बहुत ज्यादा छोटा होता है। पानी की जो क्वालिटी की जरूरत है इसको भी खास है। पीएच पानी का 6 से 6.5 से 7 होना चाहिए और इसी 0.5 से 1 होना चाहिए। हाई TDS वाला पानी या हाई सॉल्ट वाला पानी इज नॉट प्रेफरेबल रोज के लिए।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये जो आने वाली 8-10 स्लाइडें, एक तो जब तक प्लांट एस्टैब्लिश नहीं होता है तब तक नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पानी रोज देने की जरूरत है। उसके बाद में जैसे अलग अलग महीनों के हिसाब से बताया कि 2 बार वीक में, वंस इन अ वीक, उस तरह से है। प्रूनिंग की जाती है नॉर्मली मार्च और अक्टूबर के अंदर। दूसरा, सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट देना चाहिए। जो पोस्ट रहता है वो अराउंड एक 3 मीटर के अंतर पर दोनों साइड, बेड की दोनों साइड पर लगा दिया जाता है। बेड के दोनों साइड पर गैल्वेनाइज्ड वायर और प्लास्टिक की डोरियां छोड़ दी जाती हैं पोस्ट पर अराउंड 30 से 40 सेंटीमीटर के अंतर पर, ताकि प्लांट्स को अच्छी तरह से सपोर्ट किया जा सके। Between the wires across the bed, thin strings can be tied to keep the width of the बेड की जो विड्थ रहती है उनको मेंटेन करने के लिए थिन, पतली पतली डोरियां लगा दी जाती हैं ताकि प्लांट को हम सपोर्ट अच्छी तरह दे सके। दूसरा, डेड शूट रिमूवल। जो पुराने प्लांट हो जाते हैं उसमें सूखी हुई डालियां, मरी हुई डालियां को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये फंगस के लिए घर का काम करते हैं, तो इन्हें रेगुलरली दूर कर देना चाहिए। लूज सॉइल को जैसे आगे बताया कि हर 6 महीने और 3-4 से 6 महीने के अंदर सॉइल को लूज करना चाहिए। नहीं तो अगर पत्थर जैसी सॉइल हो जाएगी तो अंदर हवा नहीं जाएगी और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो खास रोज के लिए रहते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। पहला, एक बेंडिंग। प्लांटिंग के बाद में शूट्स बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फ्लावर बड जैसे क्लियरली दिखने शुरू हो जाते हैं तो शूट्स को बेंड, बाहर की तरफ बेंड किया जाता है और फ्लावर को दूर किया जाता है। इस प्रोसेस को बेंडिंग बोलते हैं। क्योंकि प्लांट 40 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर रहता हुआ है तो वो उसका नॉर्मली जो बेंड होती है तो वो जमीन की तरफ, नीचे की तरफ की जाती है। बेंडिंग जब करते हैं तो उस चीज का ध्यान रखना होता है कि शूट टूट ना जाए। इस नहीं तो क्या होता है, जो शुगर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द जो इस एरिया में हो रहा होता है तो इसकी वजह से नई शूट्स बननी शुरू हो जाती है। जो शूट रहती हैं उसका बेंडिंग नीचे की तरफ करना चाहिए, ताकि ग्राफ्टिंग वाली जगह पर से हो सके। अगर आपने कटिंग का यूज किया हुआ है तो दो जो पुरानी वाली कटिंग रहेगी वो टॉप वाली, वो टॉप में आ जाएगी प्लांट की। जो फ्लावर बड जो रहते हैं, जो बेंड शूट्स के अंदर रहते हैं, उसको आपको पहले से दूर कर देना चाहिए। इस सिस्टम की वजह से जो पत्तों के अंदर है ना, एनर्जी बहुत अच्छी मेंटेन होती है और इसकी वजह से बहुत अच्छी और बहुत प्रोफाउंड फ्लावरिंग भी आती है। जब आप प्राइमरी शूट रहते हैं जिसको हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं, अगर हम उसको दूर कर देते हैं तो मतलब बेंडिंग के द्वारा दूर की जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे बेसल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अ, इसकी वजह से प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से शूट डेवलपमेंट होता है और इसकी वजह से साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। कटिंग या बेंडिंग के बाद में साइटोकाइनिन का जो लेवल रहता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बर्ड बर्ड टूट जाता है। जो नई शूट्स बन रही होती हैं वो ऑक्सिन बनाना शुरू करती हैं, ताकि हार्मोनल बैलेंस प्लांट के अंदर आना शुरू हो जाए। फिर प्लांट का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। जैसे ही मदर शूट को, जो मेन, जैसे मैंने आगे बताया, आप उसको बेंड करेंगे तो पहला शूट बनना शुरू हो जाएगा। ये जो फला वाला शूट रहता है ये बेसिक और स्ट्रॉन्ग प्लांट का फ्रेमवर्क तैयार करता है और ये प्लांट के पूरी की पूरी लाइफ के अंदर रहता है। जो भी ये शूट रहती हैं वो जो भी नीचे की शूट रहती हैं उनको कट कर दिया जाता है या नीचे तरह से बेंड कर दिया जाता है।
जो मीडियम शूट्स होती हैं उनको कट किया जाता है तीसरे लीफ लेट के द्वारा, और जो स्ट्रॉन्गर शूट्स रहती हैं उनको फिफ्थ पेयर ऑफ लीफ के वहां से कट किया जाता है या बेंड किया जाता है। ये करने से प्लांट का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। डिफोलिएशन मतलब कि पत्तों को गिरा देना, और मैन्योरिंग, उस समय का मैन्योरिंग। कुछ तरह की प्लांट स्पीशीज के लिए, फ्लावरिंग के लिए, और ट्रांसपिरेशन लॉस मतलब कि पानी का लॉस रोकने के लिए स्ट्रेस, पौधे को स्ट्रेस किया जाता है, उसकी वजह से पत्ते उसके गिर जाते हैं। इस समय 3 से 4 महीने में एक बार ऐसा किया जाता है। उस समय गोबर खाद 12 किलो के हिसाब से दी जाती है पर प्लांट, और एनपीके आप 8-8-16 ग्राम के हिसाब से देते हैं हर प्रूनिंग के हिसाब से। प्रूनिंग प्रूनिंग के बारे में जैसे आगे बताया, प्रूनिंग बेंडिंग के नॉर्मली वो मार्च अक्टूबर में की जाती है। प्रूनिंग होती है कि कुछ कुछ पोर्शन प्लांट के निकाल दिए जाते हैं। ये ऑपरेशन खूब ज्यादा जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, ताकि प्लांट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से मेंटेन रहे, और इसकी वजह से फूल की क्वालिटी और गुलाब का पौधे की ताकत भी अच्छी मेंटेन रहती है। प्रूनिंग के अंदर दो चीजें की जाती हैं। एक होती है थिनिंग। थिनिंग के अंदर जो भी पुरानी कमजोर सूखी हुई डालियां रहती हैं, रो वाली डालियां रहती हैं, ब्रांचेस रहती हैं, उनको जहां से शुरुआत हुई होती है वहां से उसको काट दिया जाता है। दूसरा आता है शॉर्टनिंग। जो बाकी की जो शूट बची रहती हैं उनको छोटा कर दिया जाता है। जो पिछले साल की जो ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ एक साल में हुई होती है, उसको काट दिया जाता है, ताकि जो हाइट हमें मेंटेन करनी है उस हाइट पर मेंटेन हो जाए। इंटरकल्चरल ऑपरेशन, सबसे पहले वीडिंग मतलब कि खरपतवार को दूर करना। नॉर्मली 1 इंच 1 इंच के आसपास का पानी दिया जाता है खरपतवार को दूर करने के लिए। अगर बरसात कम है और सॉइल एकदम सूखी हुई है, सॉइल बहुत ज्यादा सूखी रहती है, तो खरपतवार को दूर करना बहुत मुश्किल होता है, बजाय कि वो अगर मॉइस्ट रहती है, थोड़ी बहुत मॉइस्ट होनी चाहिए। जो वीड्स रहती हैं उनको मैन्युअली खींचा जाता है। आप टूल का यूज कर सकते हैं खरपतवार को दूर करने के लिए। ये डैंडेलियन या जो छोटे वीड्स रहते हैं उसके लिए आप ये काम करता है। जड़ों के साथ में उसे अगर दूर करते हैं, नहीं तो अगर आप जड़ों के साथ अगर दूर नहीं करेंगे तो वापस से उनके उगने के चांस रहते हैं। खरपतवार को इस तरह से दूर करना होता है ताकि जो गुलाब की जड़ें हैं उनमें कुछ भी नुकसान ना हो। अगर मोनोकॉट वीड्स रहती हैं तो आप ग्लाइफोसेट 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं वीडीसाइड का। और डाइकॉट दो पत्ते वाली जो रहती हैं तो उसमें आप ऑक्सीक्लोरोक्विन का 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्री इमर्जेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मल्चिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 204 सेंटीमीटर का मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सॉ डस्ट है, स्पर्स चिप है, या ताकि वीड्स नहीं उगे। कहीं भी अगर आप मल्च कर रहे हैं तो जो गुलाब का पौधा रहता है उससे 2 इंच दूर करें, ताकि क्राउन या स्टेम रॉट नहीं बने। दूसरा, बर्ड का कैपिंग। एक बर्ड नायलॉन कैप को बर्ड के ऊपर पहना दिया जाता है जब छोटा सा बर्ड होता है। इसकी वजह से बर्ड का साइज अच्छा बनता है, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, और जो माइक्रो क्लाइमेट जो रहता है हार्वेस्टिंग के बाद का, वो भी अच्छा रहता है। पिंचिंग, रोज के अंदर पिंचिंग, जो नई डालियां निकल रही होती हैं, जो ऊपर का भाग आ रहा होता है, उसको उसको तोड़ने को पिंचिंग कहा जाता है। पिंचिंग करने से जो प्लांट रहता है उसकी शेप अच्छी बनती है, पूरा बुशी बनता है, और उसके एक यूनिफॉर्म फ्लावरिंग देखी जाती है। जो नई डालियां निकल रही होती हैं, अगर उसे हम 40 दिन के बाद में निकाल देते हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद में, तो फ्लावर की यील्ड बहुत ज्यादा अच्छी आती है। डिसबडिंग और डीसकरिंग, पिंचिंग, डिसबडिंग, ये दो अलग टर्म है।
अलग अलग यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको वापस से इसको बता रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी के लिए और अच्छी लेंथ के लिए डिसबडिंग किया जाता है। डिसबडिंग बहुत जल्दी और बहुत लेट दोनों नहीं होना चाहिए। अगर जल्दी करते हैं तो पत्तों को नुकसान करता है, अगर लेट करते हैं तो जो अपर लीफ का जो अपर एक्सेल रहता है उसको भी नुकसान होता है। जो राइट समय है डिसबडिंग करने का, जब बर्ड की मटर जितनी साइज होती है और उसका थोड़ा-सा कलर आना शुरू होता है, उस समय उसको डिसबर्ड करना चाहिए। जो सकर निकलते हैं रूट स्टॉक से, उनको दूर कर देना चाहिए, जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या-क्या आते हैं? अ, नॉर्मल जो फ्लावरिंग ग्रीन हाउसेस के अंदर आती है, अ, उसमें बहुत सारे एक्सपेंडेड सीपल्स आने चाहिए, बहुत सारे पेटल्स आने चाहिए और रिप्रोडक्टिव पार्ट आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं, फ्लावर एपिकल एंड में अगर फ्लावर डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अ, उन शूट्स को जिसके ऊपर एपिकल एंड पे फ्लावर नहीं आते, उनको ब्लाइंड वुड कहा जाता है। जिसके अंदर पेटल पत्तियां भी हैं, सेपल भी हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, वो या तो गिर गया होता है या होता ही नहीं है। जो ब्लाइंड वुड रहता है, वो नॉर्मली छोटा और पतला रहता है, लेकिन उसकी अच्छी खासी लेंथ आ जाती है और थिकनेस आती है जब वो बॉटम से डेवलप होता है। ये ब्लाइंड वुड का मेजर कारण हो सकता है लो टेम्परेचर, लाइट की कमी होना, बोरॉन की कमी होना, केमिकल रेसिड्यू का होना, इंसेक्ट, पेस्ट, फंगल डिजीज या दूसरे वेक्टर। इसको दूर करने के लिए आप सीसीसी का 500 पीपीएम के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या जिब्रेलिक एसिड का 100 पीपीएम के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या बोरॉन का 30 से 60 पीपीएम के हिसाब से स्प्रे करते हैं। ये अगर हम करते हैं तो ब्लाइंड वुड की कमी, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, वो दूर हो जाती है। बुल हेड और माल फॉर्म फ्लावर, मतलब कि बुल हेड मतलब कि बैल के जैसा उसका सिर बन जाना। जो सेंट्रल बीच वाला जो पेटल रहता है, वो बनता है, लेकिन पार्टली डेवलप होता है, और जो बर्ड रहता है, बर्ड का डेवलपमेंट एकदम फ्लैट रहता है। ये नॉर्मली बहुत जो स्पीड में शूट बन रही होती हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा देखा गया है, पर्टिकुलरली बॉटम ब्रेक के ऊपर। और ये अ, इसका मेजर कारण होता है कि कार्बोहाइड्रेट का डेवलपमेंट, कार्बोहाइड्रेट कम होना पेटल्स के डेवलप होते समय। अ, जो कॉज है, कारण है बुल हेडिंग का, वो नॉर्मली नहीं पता चलता है, लेकिन ये नॉर्मली थ्रिप्स का अटैक जब ज़्यादा होता है, उसकी वजह से माल फॉर्म्ड फ्लावर देखे गए हैं। दूसरा, लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाता है, 15 डिग्री से कम चला जाता है, तभी भी कुछ वैरायटी के अंदर बुल हेड दिखा गया है। कलर फेडिंग, येलो फ्लावर्स की वैरायटी के अंदर खास करके ऑफ कलर वैरायटी देखी गई है। इनके अंदर जो पत्तियां रहती हैं वो ग्रीन देखी गई हैं, या डर्टी वाइट होती हैं येलो की बजाय। रात का टेम्परेचर जब अगर आप रात का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से ऑफ कलर का प्रॉब्लम घटा दिया जा सकता है। नॉर्मली पिंक और जो रेड वैरायटी होती है उसमें ब्लूइश कलर डेवलप हो जाता है। नॉर्मली इसका होने का कारण रहता है कि आपने ऑर्गेनिक फॉस्फेट का या फिर कुछ पर्टिकुलर तरह की इंसेक्टिसाइड का यूज किया हो। इसका कंट्रोल करने के लिए, कलर फेडिंग का कंट्रोल करने के लिए, रात का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाता है तो ऑफ फ्लेवर्ड फ्लावर घट जाते हैं। लिम्प नेक, लिम्प नेक मतलब कि उसका जो नेक रहता है वो ढीला हो जाता है। जो स्टेम के नीचे का एरिया रहता है फ्लावर का, तो वो बिल्ट मतलब कि झुक गया हो ऐसा होता है, और वो उसकी हेड को सपोर्ट नहीं कर पाता है। ये नॉर्मली पानी का इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। 1 से 2 इंच स्टेम का कट जाना, और टेम्परेचर का 37 डिग्री के ऊपर हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है, मतलब पानी की कमी की वजह से होता है।
नॉर्मली इसको कंट्रोल करने के लिए जो कट फ्लावर है उसको 1-2 इंच से काटा जाता है और उसको 27 डिग्री टेम्परेचर पानी के अंदर रखा जाता है, तो ये लिम्फ हेड दूर हो जाता है। रोज पेटल का काला हो जाना, ये नॉर्मली वापस से लो टेम्परेचर की वजह से रहता है और उसके अंदर प्लांट के अंदर हाई एंथोसाइनिन कंटेंट बढ़ जाता है। जीए की ट्रीटमेंट की वजह से ये एंथोसाइनिन इकट्ठा हो जाता है पेटल्स के अंदर, ये खास करके बेकेरा रोज के अंदर देखा गया है। और ये इफ़ेक्ट जो है वो लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर मतलब कि 20 डिग्री दिन के समय और 4 डिग्री रात के समय ज़्यादा देखा गया है, बजाय कि हाई टेम्परेचर में या 30 डिग्री दिन हो और 20 डिग्री रात हो। तो ये लो टेम्परेचर का प्रॉब्लम रहता है। इसका जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है एक दूसरा के आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी फोलिएज जो रहती है वो फीका दिखना शुरू हो जाती है। सॉइल का पीएच अगर आप एडजस्ट कर देते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, मतलब 6.5 से 7 जैसे मैंने आगे बताया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम देखेंगे अलग-अलग तरह के कीड़े और उनका जो देखते हैं। एफिड्स आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे एफिड बर्ड्स के ऊपर और पत्तों के ऊपर हैं। एफिड जो रहते हैं वो एक चिकना पदार्थ छोड़ते हैं जिसकी वजह से पत्तों पे बहुत सारी चिकनाहट आ जाती है, सूटी मोल्ड डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होती है और प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट अटक जाता है। कंट्रोल करने के लिए फोलियर स्प्रे की ज़रूरत रहती है और बहुत सारा अगर पानी मारते हैं, फिज़िकली भी दूर किया जा सकता है। अ, दूसरा, अगर नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ गया है, तो नाइट्रोजन का प्रमाण घटाने की ज़रूरत है, तो एफिड्स घटता है। इसका नियंत्रण के लिए नीम कर्नल 5% या डाइमिथाइल 2 एमएल प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 0.5 एमएल पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं, इससे एफिड्स कंट्रोल होते हैं। या आप डस्टिंग का भी कर सकते हैं, पायरो डस्ट का कर सकते हैं। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप बायोक्लीनशिप का 2 से 3 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से आराम से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीमोसिपी 3 से 4 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से। व्हाइट फ्लाई के अंदर जैसे थ्रिप्स और एफिड्स की तरह से व्हाइट फ्लाई भी पत्ते का रस चूस डालती है। सफेद रंग के कीड़े होते हैं जो नॉर्मली पत्ता हम हाथ जब प्लांट को लगाते हैं तो वो उड़ते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें एक तो नाइट्रोजन का नियंत्रण करने की ज़रूरत है होती है, अगर ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं। येलो स्टिकी ट्रैप 4 या 4 से ज़्यादा प्रति एकड़ में लगाते हैं, तो वह व्हाइट फ्लाई उसके ऊपर चिपक जाती है। डाइमेथियोड 2 एमएल के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड या नीम कर्नल 5% के हिसाब से आप अगर स्प्रे कर सकते हैं, या थाइमिथॉक्सन 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए उत्कृष्ट का बायोक्लीनशिप 2 से 3 एमएल प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप दे सकते हैं। स्पाइडर माइट्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गुलाब का। ये भी रस चूसने का काम करती है। छोटे-छोटे लाल रंग के कीड़े होते हैं पत्ते के पीछे। अगर जब हम उसको या कई बार पत्ते के ऊपर भी होते हैं, हम हाथ से मसलते हैं तो हमारे हाथ में खून जैसा हो जाता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है। नॉर्मली पत्तों के ऊपर इस तरह के टपके होते हैं क्योंकि इसके नीचे से रस चूस लिया गया होता है। ये इम्पैक्ट है उसका। दूसरा जाला, ये आप जाला देख रहे हैं, हेवी जाला बन जाता है माइट्स का। जाला भी अगर आपको दिखते हैं तो कंफर्म हो जाता है ये माइट्स ही है। इसके नियंत्रण के लिए आप सल्फर का 3 ग्राम या प्रॉपर गाइड 2 एमएल या डाइकोफॉल 3.5 एमएल के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से 2 बार का 10 दिन के अंतर पर स्प्रे करिए। अ, दूसरा उत्कर्ष का माइटोस 1 से 2 एमएल प्रति लीटर पानी या बायोक्लिनसिव 2 से 3 एमएल अल्टरनेट स्प्रे करेंगे तो आप जैविक तरह से, कुदरती तरह से भी इसका कंट्रोल कर सकेंगे। थ्रिप्स थ्रिप्स के जब अटैक रहता है तो ऐसे पत्तियाँ लाल दिखनी शुरू हो जाती है रस चूसने की वजह से। ये थ्रिप्स नॉर्मली मोबाइल के ऊपर जब हम डालते हैं तो कुछ छोटे-छोटे कीड़े चल रहे हों तो हमें मालूम पड़ता है। पत्ते की कर्लिंग बाहर की साइड पे होती है और इसकी वजह से क्वालिटी भी बिगड़ जाती है, पत्ते खराब हो जाते हैं। थ्रिप्स का नियंत्रण के लिए आप ब्लू स्टिकी ट्रैप 4 प्रति एकड़ के 4 या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। नीम कर्नल नीम का या निमोसिपी का 4 एमएल के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। फिर एसीपेट या इमिडाक्लोप्रिड, थाइमिथॉक्सन केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। स्पिनोसिड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए मैंने जैसे बताया निमोसिपी 4 एमएल
या फिर बायोक्लिन 2 से 3 ml या उत्कृष्ट का थ्रीपोज 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं कुदरती तरीके से कंट्रोल करने के लिए। जैसिड, जैसिड मतलब कि हरे रंग का वापस से एक सकिंग पेस्ट रहता है जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डालियों के ऊपर पूरा का पूरा चिपका हुआ है। इसका नियंत्रण करने के लिए मिथाइल पैराथियन 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या फिर थाइमिथॉक्सम इमिडाक्लोप्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप बायोक्लीन स्ट्रिप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ऐश वीविल, ये वीविल रहता है जो राख के कलर का होता है। इसके जो अंडे हैं वो जमीन में देता है, जो उसके ग्रब्स रहते हैं वो जड़ों के ऊपर जड़ों में रहते हैं और वो पत्तों का बहुत सीवियर नुकसान करता है। इसके इस्तेमाल के लिए कंट्रोल के लिए आप 5% कार्बोराइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बायोक्लीनशिप का 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। रेड स्केल इंसेक्ट, रेड स्केल जो होते हैं वो छोटे से और राउंड रेड कलर के ब्राउन कलर के इंसेक्ट्स होते हैं जो पत्तों को खा जाते हैं। पत्तों को भी खा जाते हैं और जो गुलाब की पंखुड़ियाँ रहती हैं उनका भी रस चूस डालते हैं। पंखुड़ियाँ एकदम ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं और पूरा का पूरा क्वालिटी खराब हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप मेलाथियन या मिथाइल पैराथियन का इस्तेमाल कर सकते हैं या डाइमेथियोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इफेक्टेड ब्रांचेज रहती हैं उनको आप कट करके जला देना चाहिए। जो स्केल इंसेक्ट रहते हैं उनको केरोसिन से धोना चाहिए। कार्बोप्यूरान 5 ग्राम प्रति प्लांट या फिश ऑयल रेजिन सोप 25 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए जब भी जरूरत लगे। मिलीबग्स के अंदर ये सफेद रंग का चिपका हुआ रहता है। इसका नियंत्रण के लिए मतलब ये भी रस चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए साबुन के पानी के साथ आप मेलाथियन, रोगर या मेटासिट का इस्तेमाल कर सकते हैं या साबुन के पानी के साथ बायोक्लीन स्टिक। इसका डोज बायोक्लीन स्टिक का डोज खास करके मिलीबग्स के लिए डबल रहता है 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से। दो स्प्रे करते हैं तो ये नियंत्रण में आ जाता है। लीफ रोलिंग लार्वा, ये पत्ते को रोल कर डालता है। हरे रंग का कीड़ा रहता है। इसके ये देख सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए आप उत्कर्ष का जो बीटी है बैसिलस thuringiensis 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इफेक्टिव पाया गया है, लेकिन ये रोज स्लग के सामने इसका इफेक्ट कम देखा गया है। काफी सारे इंसेक्ट्स को ये कंट्रोल कर देता है। शेफर बीटल, शेफर बीटल जो रहती है वो पत्तों को कट कर डालती है और कई बार तो ऐसा होता है कि अटैक ज्यादा होता है तो पूरी के पूरे उसके स्केलेटन ही रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन ये सब थोड़ा पुराने टेक्निकल हैं। उसका नए के अंदर आप स्पिनोसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप उत्कर्ष का बायोक्लीनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ माइनर की वजह से सांप जैसे बना डालता है, एकदम 2 लेयर के बीच में कीड़ा चलता है। इसका नियंत्रण करने के लिए नीम ऑयल बहुत अच्छा है। नीमो सीपी 4 ml के हिसाब से हम 2-3 स्प्रे करते हैं तो उसका अच्छा कंट्रोल हो जाता है। सफेद कीड़े, व्हाइट कीड़े जो जमीन में देखे गए हैं उसकी वजह से टर्माइट्स की वजह से उसकी वजह से जड़ें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं और इवन जो बार्क रहता है, स्टेम रहती है, उसको भी काफी नुकसान करता है। डीप प्लाविंग करने की जरूरत पड़ती है ताकि टर्माइट्स की कॉलोनी दूर हो जाए और टाइमली अगर पानी दिया जाता है तो ये कभी भी दीमक डेवलप नहीं होती है। केमिकल कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं या जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप टर्मिनल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसका अच्छा नियंत्रण देखा गया है। मैंने आपको जो बताया हमारे प्रोडक्ट बायोक्लीनशिप निमोस गोल्ड उनकी फोटो है। अब आप देखेंगे अलग अलग तरह के फंगल प्रॉब्लम कैसे दिखते हैं। फंगल ब्लैक स्पॉट के अंदर अराउंड आधा इंच डायमीटर के अंदर ये फंगल ब्लैक स्पॉट डेवलप होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए ब्लिटॉक्स डाइथेन मतलब मैंगोजेब या कैप्टन का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किया जाता है या 1% बोडो मिश्रण दिया जाता है। या कार्बेंडिज्म का भी इस्तेमाल किया जाता है या सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैविक तरह से नियंत्रण के लिए आप पंपरी का 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जब रोज के बाद डेवलप होता है तो ऐसे पाउडर स्प्रे किया हो ऐसा देखते हैं
पाउडरी मिल्ड्यू जो पौधे के नए पत्तों के ऊपर, शूट के ऊपर, बड के ऊपर डेवलप होता है। इसकी वजह से क्वालिटी पूरी की पूरी खराब हो जाती है। इसके कंट्रोल के लिए आप कार्बेंडिज्म के 1 ग्राम के हिसाब से या हेक्साकोनाजोल को आप स्प्रे कर सकते हैं, या फॉसिटाइल एल्यूमिनियम का भी आप स्प्रे कर सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू के लिए। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप उत्कर्ष का फॉर्म-फ्री 2 से 3 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। स्टेम कैंकर और डाईबैक। स्टेम कैंकर कैंकर के अंदर नॉर्मली डालियां सूखनी शुरू हो जाती हैं, उनका कलर पूरा का पूरा ब्राउन हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। नॉर्मली ये उनमें देखा गया है जिसके अंदर ब्लैक स्पॉट या डेवलप हो जाना शुरू हो जाता है, या न्यूट्रिशन बराबर नहीं होता है, या ठंड में कोई इंजरी होती है, तब ये कैंकर और डाईबैक होना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो डालियां खराब होती हैं, उससे खराब डाली प्लस उसके नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर और नीचे काट दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर ताजा गोबर का लगाया जाता है, लिपण किया जाता है, या फिर बोडो मिश्रण का पेस्ट लगाया जाता है। जो अगर कोस्टल एरिया में अगर आप कर रहे हैं तो ओवर वाटरिंग अवॉइड की जाती है। या फिर आप कट करने के बाद में डालियाँ कट करने के बाद में उत्कृष्ट का फंगफी का भी आप स्प्रे अच्छी तरह से कर सकते हैं 2 से 3 ml के हिसाब से। रस्ट फंगस के अंदर जैसे रस्ट कलर का फंगस डेवलप हो जाता है। इस तरह का जो फोटो में आप देख रहे हैं कि येलो पीला से रस्ट कलर का फंगस दिखता है। इसके नियंत्रण के लिए परबेन 1 किलोग्राम या और प्लस वेटेबल सल्फर 500 लीटर पानी में लिया जाता है स्प्रेडर के साथ में, या फिर आप फंगफ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। बॉट्राइटिस ब्लाइट। नॉर्मली गुलाब का बर्ड्स का बॉट्राइटिस सिनेरिया नाम के फंगस के द्वारा बॉट्राइटिस ब्लाइट डेवलप होती है। डिजीज्ड फ्लावर पेटल जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं, लाइट कलर रहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप उत्कृष्ट का फॉर्म-फ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो टेक्निकल्स बताए हैं, जैसे वो ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोज, आगे बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए सूडोज का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाता है। अब हमने बहुत सारे इंसेक्ट के लिए बायोक्लीन स्वीप का बताया, जो कि कॉम्बिनेशन है मेटरिज्म एनासोप्ली, बिवेरिया बैसियाना, वर्टिसिम लिकानिका। दूसरा फंगस से लगते सभी के लिए कंसोर्टियम हमने डेवलप किया है, जो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम, एम्पिलोमाइसिस क्विस्पोलिस का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत सारे सॉइल बॉर्न और एयरबॉर्न डिजीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। जो पूरा का पूरा मैंने रिकमेंडेशन दिया है। नेमेटोड्स अगर रहता है तो निमेटोनिल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जमीन में ड्रेंचिंग करना है। व्हाइट एंड्स या टर्माइट्स के लिए टर्मिनिल, और एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, माइट, चेसिड, लीफ माइनर, सभी का रिकमेंडेशन है। जो भी इंसेक्ट देखे गए हैं उनकी बॉटल इस तरह से दिखाई देती है। टर्मिनल, बायोक्लीन स्वीप, नीमो सीपी। डिजीज के लिए फंगफ्री। अब अपने देखेंगे बैक्टीरियल क्राउन बॉल। अभी तक हमने फंगल डिजीज देखा, अब ये बैक्टीरियल देख रहे हैं। इसकी वजह से राउंड कलर का गॉल या स्वेलिंग डेवलप हो जाता है जस्ट सॉइल के ऊपर के सरफेस के ऊपर। नॉर्मली गॉल प्रूनिंग वाली साइड पर भी देखा जा सकता है। जो गॉल रहता है वो लाइट ग्रीन कलर का देखा गया है। इसको दूर करने के लिए आपको स्टेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं यंग फ्लश के टाइम पे, या जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप सूडोस एलबी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। वायरल डिजीज देखेंगे। वायरल डिजीज के अंदर इस तरह का रोजेट वायरस जो जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता है, वो डेवलप होता है। इस तरह से पत्ते गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, और ये खास करके माइट्स की वजह से, माइट्स इसका फैलाने का काम करते हैं, माइट्स फीड करना चालू कर डालते हैं। लीफ के पत्तों के जो नए पत्ते रहते हैं वो छोटी साइज के निकलते हैं, और पूरा का पूरा कर्लिंग होना शुरू हो जाता है।
दूसरा है रोज मोज़ेक वायरस। इसके अंदर वेवी पैटर्न के अंदर रिंग स्पॉट या ये इस तरह का पैटर्न्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं पत्तों के ऊपर। नॉर्मली स्प्रिंग के अंदर ये सिम्पटम ज़्यादा देखे जाते हैं रोज मोज़ेक के। पूरे मोज़ेक जैसे पत्ते बनने शुरू हो जाते हैं। जो इन्फेक्टेड प्लांट रहते हैं वो कमज़ोर बनने शुरू हो जाते हैं और खास करके पानी की कमी या लो टेम्परेचर में ज़्यादा होता है। इसका ये बढ़े नहीं, इसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आप अल्टरनेट स्प्रे वायरोज और वायरोइम्यून का आप आराम से कर सकते हैं। ये दोनों प्लांट एक्सट्रैक्ट के कॉम्बिनेशंस हैं और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट कौन से फर्टिलाइजर की इससे दूर होती है, क्या डेफिशिएंसी में दिखता है। नाइट्रोजन की कमी के अंदर पुराने पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी अपने यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट हमने रिकमेंडेड किया है। फॉस्फोरस की कमी के अंदर ओवरऑल जो प्लांट रहता है वो पत्ते स्टंट होने शुरू हो जाते हैं। और थोड़ा-सा गुलाबी कलर पत्ते के एज पे दिखना शुरू हो जाता है। इसकी कमी आप जैसे हमने रिकमेंडेशन दिया है एसएसपी या डीएपी आप ज़मीन में दे सकते हैं या आप 1261 या 0 बाउंड 34 का स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप से दे सकते हैं या ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और हमारा रिकमेंडेशन में बार-बार 2 से 3 बार अ, हॉर्स पावर का भी रिकमेंडेशन है। बहुत इफेक्टिव है कि हॉर्स पावर के अंदर पॉलीफॉस्फेट के साथ-साथ 6 के 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। पोटेशियम की कमी के अंदर नॉर्मल जूने पत्ते में पुराने पत्ते में देखने को मिलती है। उसमें जो पत्ते की धार रहती है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है और पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, सूखापन आ जाता है। उसको आप दूर करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्प्रे में पोटेशियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर पौधा का स्टंट होना शुरू हो जाता है। जो बीच के लीफ जो रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी आप मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट को देकर ज़मीन में देकर या स्प्रे देकर कर सकते हैं या मैग्नीशियम यूटिलिटी से भी दूर कर सकते हैं। ज़िंक की कमी जब होती है तो उसकी कमी सिम्पटम्स कॉपर की कमी जैसा दिखाई देता है। अ, पत्ते के बीच में नसें रहती हैं वो हरी दिखनी शुरू होती हैं, बाकी बीच में पीलापन दिखना शुरू हो जाता है। इसकी कमी आप ज़िंक ईडीडीए जो हमारा ज़िंक गैप के नाम से आता है उसका स्प्रे करके आप दूर कर सकते हैं। अ, आयरन डेफिशिएंसी के नए पत्ते के अंदर पूरा का पूरा पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है, सिर्फ नसें बीच की नसें ग्रीन रह जाती हैं। इसको इंटरवेनियल क्लोरोसिस बोलते हैं। इसकी कमी के लिए आप ज़मीन में फेरस सल्फेट दे सकते हैं या FeDTA का स्प्रे कर सकते हैं। और या आप ज़मीन में ड्रिप के द्वारा FeEDA अराउंड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। ये हमारा FeEDA है। सॉइल का अगर पीएच आपका 6.5 से कम है तो आप FeDTPA देते हैं जो Fe एक्वेरियम के नाम से आता है, तो वो भी कमी दूर कर देता है। बोरॉन डेफिशिएंसी बोरॉन डेफिशिएंसी के अंदर जो पत्ते हैं वो कर्ल होने शुरू हो जाते हैं, वो जलने शुरू हो जाते हैं खास करके नए पत्ते। बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से जैसे मैंने आगे बताया वो बुल्स हेड डेवलप होना शुरू हो जाता है बर्ड्स के ऊपर। इसकी कमी को दूर करने के लिए हम हमारा डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट जो वी शेप है वो आप स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप में दे सकते हैं या कैल्सी बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं जिसमें 5.5% आता है या एफ एनहांसर जिसमें 2% बोरॉन आता है, स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी और बोरॉन की कमी के सिम्पटम्स नियरली सिमिलर रहते हैं। तो उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बोरॉन दे सकते हैं या फिर कैल्शियम एडीटीए अलग से यूज़ कर सकते हैं या कैल्सी बोरॉन का इस्तेमाल या पेनेंसर का कर सकते हैं जिसमें 6% कैल्शियम आता है। मैंगनीज की डेफिशिएंसी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी जैसे सिम्पटम रहते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलरली जो कॉम्बी-2 हमने बोला है या आप एफएनएन आप हॉर्स पावर यूज़ करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपको कम देखने को मिलती है। ये कॉपर डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स हैं। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग नॉर्मली एक शार्प ऑब्जेक्ट से की जाती है, धार वाली चीज़ों से की जाती है। जब पूरा बर्ड एकदम तैयार होता है, कलर बन गया होता है और अभी तक पत्ते खुलने बाकी रहते हैं। यील्ड जो रहता है वो 4 से 5 महीने के प्लांटिंग के 4 से 5 महीने के बाद में आना शुरू हो जाता है।
अगर आप दूर भेजना चाहते हैं तो हार्वेस्टिंग जब टाइट बड स्टेज रहता है उस समय करना चाहिए। जो स्टेम की लेंथ रहती है वो 4 से 90 सेंटीमीटर डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है उसके ऊपर रहता ही है। हार्वेस्टिंग के समय अराउंड फूल के साथ-साथ अराउंड 4 पहले जो उसके नीचे के 5 पत्ते होते हैं उनको भी काट दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा रिकमेंड है कि ओरिजिनल कटिंग जहाँ से की है वहाँ से ही हमें काटना चाहिए। जो बाकी की जो स्टेम बचती है वो डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ शूट्स मतलब फ्लावर स्टेम वापस से कितने ग्रो होने वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपने 4 से 6 सेंटीमीटर जितना लंबाई का स्टेम रखते हैं तो बहुत सारे शूट बनने शुरू हो जाते हैं जो पुअर क्वालिटी के होते हैं। तो वो एडवाइस किया जाता है कि अराउंड 1 सेंटीमीटर तक बाकी रहे उतना ही अपने को रखना चाहिए। अराउंड 1 से 1.5 साल के बाद जब रोज़ का प्लांट पूरा बुशी हो जाता है तो अराउंड 10 सेंटीमीटर तक का ओरिजिनल कटिंग के हिसाब से कट किया जाता है ताकि एक नया टॉप बन सके। वापस से 1 सेंटीमीटर का ही पुराना स्टेम रहने दिया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद। फ्लावर यील्ड डिपेंड करता है 100 से 150 स्टेम, 200 से 225 स्टेम, 250 से 350 स्टेम प्रति एकड़ सॉरी प्रति स्क्वायर मीटर में। अगर हाइब्रिड टी रहती है तो 100 से 150 स्टेम, मीडियम टाइप रहता है तो 200 से 225 स्टेम और स्मॉल छोटा वाला रहता है तो 250 से 350 स्टेम प्रति स्क्वायर मीटर में देखी गई है। जैसे आगे मैंने बताया प्लकिंग स्टेज कमर्शियल पर्पस के लिए एकदम टाइट बड के टाइम पे किया जाता है। जस्ट 9 इंच से 12 इंच की लंबाई मार्केट को कैसा उसकी डंडी की जरूरत है कि जितनी लंबी डंडी चाहिए 9 इंच के 12 इंच के लिए। शाम के समय प्लकिंग की जाती है ताकि लंबे समय तक उसका फ्रेश रह सके। हमने बहुत सारे मैंने अपने प्रोडक्ट की बात करी है। ये सभी प्रोडक्ट आपको हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप या हमारी वेबसाइट उत्कर्ष एग्रो में जाके देख सकते हैं। हम लोग सभी तरह के सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, हमारी डिटेल्स आपको मिल सकती है। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मोग्लिक्स, एग्रोशिया, बिग हार्ट, एग्री बेगरी इन सभी पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं। हमारी प्रोडक्ट्स की डिटेल ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल इन पे अवेलेबल है। हमारी कंपनी बायो फर्टिलाइजर की पूरी कंप्लीट रेंज बनाती है, बायो पेस्टिसाइड की कंप्लीट रेंज बनाती है, ईडीडीएच रिलेटेड फर्टिलाइजर, मिसलेनियस फर्टिलाइजर भी हम लोग बनाते हैं। एक्वेरियम प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर बनाते हैं, एमिनो एसिड रिलेटेड फर्टिलाइजर बनाते हैं, स्प्रेडर, पीएच बैलेंसर भी बनाते हैं। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की भी कंप्लीट रेंज है हमारे पास में। हाइड्रोपोनिक्स के मीडिया और फर्टिलाइजर भी हमारे पास कंप्लीट मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की भी कंप्लीट रेंज है हमारे पास। नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर, नीम ऑयल आधारित या बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। पीजीआर बेस्ड फर्टिलाइजर्स भी हमारे पास रहते हैं। यूमिक, फुलविक, एमिनो, सीवीड, जिब्रेलिक एसिड आधारित, साइटोकिनिन आधारित, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट रहते हैं। रूट्स बनाने के लिए रूटिंग कंपाउंड, रूट्स मल्टीप्लायर। खूब खूब शुक्रिया आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा। रेगुलरली हमारे अलग अलग क्रॉप के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब के ऊपर अगर आप हमारे चैनल है उत्कर्ष एग्रो का वहाँ पे बेल बटन दबा दीजिए या हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए या इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए तो आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे हमारी डेवलपमेंट के बारे में। मैं हर फ्राइडे को आस्क मी एनीथिंग शाम को 4 से 4:30 फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करता हूँ तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पे आके भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया मित्रों।